डियर स्टूडेंट, आज से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब मैग्नेटिक फील्ड वगैरह जनरेट होना। एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड करंट से जनरेट होता है, ये पहले साइंटिस्ट लोगों को किसी को पता नहीं था। लोग अब ये समझते थे कि मैग्नेट कोई एक ऐसा मटेरियल होता है, कोई ऐसा एक एलिमेंट है, कुछ ऐसा है। मैग्नेट मतलब एक अलॉय है जिसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो दूसरे मैग्नेट को या फिर कुछ पर्टिकुलर आयरन वगैरह के पीसेस को अट्रैक्ट करता है, ऐसा लोग समझते थे। ठीक है, लेकिन फिर बाद में जब एक साइंटिस्ट थे ऑस्टेड, उन्होंने क्या किया कि उनको एक्चुअली एक्सीडेंटली एक एक्सपेरिमेंट हो गया उनके साथ। हुआ क्या कि वो एक मैग्नेटिक निडल लिए बैठे हुए थे, वो, और वहां पर कोई एक एक्सपेरिमेंट चल रहा होगा। तो किसी स्टूडेंट ने उनकी लैब में ही ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। सडनली एक्सीडेंटली उनको पता चला था कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। हुआ क्या कि किसी स्टूडेंट ने, जैसे माने कि यहाँ पर एक कोई सर्किट है और किसी स्टूडेंट ने माने कि इसको अचानक से इसको सर्किट को क्लोज किया। तो ये अपना मैग्नेट को कंपास को लिए बैठे थे। तो जैसे ही सर्किट को क्लोज किया गया, यानी सर्किट में जब करंट फ्लो हुआ, तो करंट फ्लो होने की वजह से ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट की जो निडल है, इसमें डिफ्लेक्शन उनको अपीयर हुआ। तो उन्होंने यहाँ से ऑब्जर्व किया कि यार ये जब यहाँ पर जैसे ही सर्किट को क्लोज करते हैं, ये निडल टर्न हो जाती है, और अगर करंट को मतलब इस सर्किट को ओपन कर देते हैं तो फिर क्या हो जाता है, मैग्नेटिक निडल उसी पुरानी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाती है। डेट मीन्स जब सर्किट को हम लोग यहाँ क्लोज कर रहे हैं, तो क्लोज करने पर इस सर्किट में जो कुछ भी हो रहा है, मतलब करंट फ्लो हो रहा है, तो उस करंट की वजह से ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज आ रही होगी जिसकी वजह से ये जो कंपास की जो निडल है ये टर्न हो रही है। और कंपास की निडल नॉर्मली टर्न कैसे होती थी, बार मैग्नेट के पास में जब निडल लाते थे तो वो टर्न हो जाती थी उसी तरीके से। तो जो बार मैग्नेट जो काम कर रहा है, वही काम ये करंट कैरिंग वायर भी कर रहा है। डेट मीन्स ये जो करंट कैरिंग वायर है, ये मैग्नेट की तरह कुछ ना कुछ वैसी चीजें जनरेट कर रहा होगा जो मैग्नेट जनरेट करता है। ठीक है, तो अब मैग्नेट के लिए ऐसा बोला जाता था कि मैग्नेट के आगे जो उसके सराउंडिंग में जो स्पेस है, वहां पर क्या होता है, मैग्नेट की फील्ड होती है, कि इफेक्ट होता है, जैसे ग्रेविटी की फील्ड होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो ऐसे साइंटिस्ट लोग बोलते थे कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो जब इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो होने पर अगर सेम टाइप की चीज अपियर हो रही है, डेट मीन्स इस वाले रीजन में इस करंट की वजह से वही चीज मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होगी। तो सबसे पहले ऑस्टेड जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, फिर एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपेरिमेंट की हेल्प से एक साइंटिस्ट थे वाइट सेवर्ट, उन्होंने एक लॉ दिया। और ऑब्वियसली जैसे ही यहाँ पर लॉ की मैं बात कर रहा हूं, तो लॉ का मतलब ही क्या हो गया कि लॉ जो है वो एक्सपेरिमेंट बेसिस पर होता है। मतलब लॉ कोई फिक्स नहीं है, मतलब लॉ क्या है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट कर करके साइंटिस्ट ने बताया हुआ है। तो अब हम लोग सीधा वो लॉ पढ़ेंगे, और बाकी का ये ऑस्टेड वगैरह जो एक्सपेरिमेंट है, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट जो अभी मैंने बताया था, ये तो जूनियर क्लास में 8, 9, 10 में आप लोग ऑलरेडी पढ़ ही चुके होंगे। ठीक है, तो हमारे जो सिलेबस में स्टार्ट होता है वो होता है वाइट सेवर्ट लॉ के साथ। तो राइट हेडिंग वाइट सेवर्ट लॉ। वायोट सेवर्ट लॉ। ठीक है, ये थोड़ा पास में लिखना, वाइट सेवर्ट लॉ। तो ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट कर करके इन्होंने क्या किया, एक फॉर्मूला बनाया कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है। तो इन्होंने क्या किया, एक करंट कैरिंग एक वायर लिया, एक करंट कैरिंग वायर लिया, और ये जो वायर है, ये जो करंट कैरिंग वायर है,
इस वायर में उन्होंने छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया, छोटा सा एक लेंथ कंसीडर किया। मान लिया कि उन्होंने ये वाला लेंथ कंसीडर किया, ये वाला लेंथ सपोर्टेड DL लेंथ, मतलब छोटा सा लेंथ कंसीडर किया। और सपोर्टेड मान लिया कि करंट जो है वो इस साइड में, ऊपर को इस साइड में करंट जा रहा है, ठीक है। तो यहां से इस DL एलिमेंट से, DL लेंथ से कुछ डिस्टेंस पर, यहां से कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसीडर किया उन्होंने, और उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता किया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, ये जो पॉइंट था उस पॉइंट को यहां से जो डिस्टेंस लिया था उस डिस्टेंस को बढ़ा दिया, बढ़ाई, चलो मान लीजिए डबल कर दिया। तो डबल करने पर उन्होंने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 1/4 हो रही है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि कम हो रहा है, आर बढ़ा रहा है फिर भी मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और उसमें भी क्या हो रहा है, डबल करने पर 4 टाइम्स से अगर कम हो रही है, ठीक, डेट मीन्स आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है छोटे से एलिमेंट की वजह से, DL एलिमेंट की वजह से, अगर एलिमेंट DL है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बहुत कम होगी। नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम बोल रहे हैं कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कम वैल्यू की होगी, तो वो होगी आपकी DB, ठीक है। B मैग्नेटिक फील्ड, D क्यों लगाया, क्योंकि छोटा सा पार्ट ले रहे हैं हम लोग वायर का, उसकी वजह से जरा सी फील्ड होगी। पूरा वायर ले लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा वैल्यू की होगी। तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मान लिया कि DB वैल्यू की है। तो ये जो DB वैल्यू की जो मैग्नेटिक फील्ड है किसकी वजह से, DL लेंथ सेगमेंट की वजह से। तो वो मैग्नेटिक फील्ड को जब ऑब्जर्व किया गया तो यहाँ पर ऐसा इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो फील्ड है ये किस किस चीजों के प्रोपोर्शनल है, तो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और क्या इन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर ये एलिमेंट हम बड़ा ले लेते हैं, ठीक है, बड़ा ले लेते हैं और या छोटा ले लेते हैं, तो रिलेशन कैसा आ रहा है, अगर एलिमेंट बड़ा है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा आ रही है, और एलिमेंट अगर छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम आ रही है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स ये जो DL है इस DL की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, ठीक है। इसके बाद में ये जो वायर जा रहा था, इस वायर के करंट को चेंज करके देखा, करंट को मैंने डबल कर दिया, डबल करने पर क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी डबल हो गया, ठीक है। ट्रिपल किया तो ये ट्रिपल हो गया, दैट मीन्स जो करंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड होगी। फिर एक और अजीबोगरीब ऑब्जर्वेशन आया यहाँ पर कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर हम इस डायरेक्शन में लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अलग आता है, माने उतनी ही डिस्टेंस, सब कुछ सेम रखा, सब कुछ मतलब करंट सेम रखा और DL सेम रखा और R सेम रखा, सब कुछ अगर हमने सेम रखा, ठीक है, सब कुछ सेम रखते हुए ये जो पॉइंट है यहां से पॉइंट अलग अलग डिस्टेंस पर लेते हैं। मान लीजिए पॉइंट लिया पहले हम लोगों ने अलग अलग पोजीशन पर लेते हैं, मतलब इधर लिया फिर उतनी R डिस्टेंस पर यहां पर पॉइंट लिया, तो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बदल गया। और ऐसा ऑब्जर्वेशन में आया कि ये जो एंगल था, ये एंगल अगर पहले थीटा था तो बाद में इस नए वाले एंगल के हिसाब से साइन थीटा के रिलेशन से वैल्यू चेंज हो रही है। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पर्टिकुलर एंगल के साइन थीटा पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो साइन थीटा पर डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड हो गया, जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो साइन थीटा पर डिपेंडेंट आ गया, ओके, ठीक है। इसके बाद में ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू सपोर्टेड हम लोग बोल रहे हैं कि मान लिया कि C को एक वैल्यू लेते हैं, तो ये जो C है कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो फिर मीडियम पर डिपेंडेंट आया, मतलब अलग अलग मीडियम के लिए वाटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अलग होगा, एयर में अलग होगा, एयर मतलब फ्री स्पेस में अलग होगा। तो यहाँ पर जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता था, आपका दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता था उस फोर्स का वैल्यू होता था आपका K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो K होता था, इस K की वैल्यू क्या होती थी आपकी, K की वैल्यू होती थी हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या होता था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब फ्री स्पेस कितना परमिट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर भी ऑब्वियसली ऐसे ही परमिटिविटी टाइप का कुछ आना चाहिए। तो जो बाद में जो और रिसर्च हुए उसके हिसाब से जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को कैलकुलेट करके एक बार में बता दिया गया
ये आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के इक्वल। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी क्वेश्चन हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और करंट आई डी एल इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? ऑब्वियसली फील्ड है, कोई फील्ड है तो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन होगा। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। ठीक, तो मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड जो नहीं कर रही होंगी वो किसी न किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगी। ठीक, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो पूरा का पूरा होगा, जो भी वैल्यू आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर निडल जिस साइड को होगी उस साइड में इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो जब एक्सपेरिमेंटली पता किया गया तो एक्सपेरिमेंटली डायरेक्शन को ही पता किया गया। तो इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में आ रहा था, यहाँ ऑब्जर्व किया गया तो वो भी अंदर की डायरेक्शन में आया, और इस साइड जब ऑब्जर्व किया गया तो बाहर की डायरेक्शन में आया। ऐसा ऑब्जर्वेशन में आया, ऑब्जर्वेशन में आया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वाले पॉइंट पर जो कि अंदर की डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर अगर जो डीएल लिया जाए तो डीएल करंट की डायरेक्शन में। तो हमने बोला कि यार अगर इन दोनों को डीएल को और आर को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे, मतलब यहां से यहां तक एक मैं आर वेक्टर ले लूं, वेक्टर आर, ठीक है, और इस वाले को यहां से यहां तक इस वाले छोटे से एलिमेंट को इसको मैं ले लूं डीएल वेक्टर। तो डीएल वेक्टर का मैग्नीट्यूड डीएल, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर। तो यहां पर डीएल का मैग्नीट्यूड एल है, डीएल है, और आर का मैग्नीट्यूड आर है। तो अब अगर मैं यहां पर आर के टर्म में अगर देखूं कि आर और डीएल इन दोनों के बीच का ही एंगल हमारा थीटा है। तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कैसे अंदर को आ रही है। दो वेक्टर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो दो वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन से जो आएगा वो भी वेक्टर आना चाहिए। तो मल्टीप्लीकेशन कैसा होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट? ऑब्वियसली क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, तभी तो रिजल्ट कैसा आएगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगा। यानी कि अगर मैं डीएल को और आर को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में सोचूं, ठीक, आर को और डीएल को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में सोचूं और उन दोनों को मल्टीप्लाई भी मैं क्रॉस प्रोडक्ट वाला करूं, तो फिर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने को मिल सकता है वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, ये जो वेक्टर क्वांटिटी इसका डायरेक्शन अगर अंदर को आ रहा है तो हमको क्या करना चाहिए, आर क्रॉस डीएल करते हैं अगर, तो आर की डायरेक्शन में फिंगर और एल की डायरेक्शन में अगर उनको टर्न किया तो थंब बाहर को आ जाएगा, जबकि मैग्नेटिक फील्ड इस वाले पॉइंट पर अंदर को आ रही है। यानी अपने को क्या करना चाहिए, डीएल क्रॉस आर, यानी थंब अंदर को जा रहा है। डेट मीन इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर को होगी, जो कि रियल में ऑब्जर्वेशन में आया कि अंदर को होती है। यानी कि हम क्या करें कि अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहता हूं, यानी कि डी बी वेक्टर, तो ये होना चाहिए हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। लेकिन अगर आर को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर आर होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डी एल और यहाँ एक आर लेके आ जा रहा हूँ, मल्टीप्लाई में आर कर दिया और अपॉन में भी एक आर कर दिया। मैं इस आर को क्यों लेके आया, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरा डीएल और आर ये जो दो वेक्टर क्वांटिटी है इनका यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट नजर आना चाहिए। तो डीएल और आर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा इंटू अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू डीएल एंड आर। तो डीएल और आर चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, नीचे एक आर का मल्टीप्लाई किया, ऊपर एक आर का मल्टीप्लाई किया। ऐसा करने पर क्या मिल गया आपको कि ये वाला जो वैल्यू है इसको हम लोग डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिख सकते हैं। और डीएल को भी पहले लिखना है, क्योंकि हमारा अगर डीएल की डायरेक्शन में फिंगर रखकर टर्न करते हैं तो डीएल क्रॉस आर अंदर को जाएगा। यानी कि अपने को डीएल पहले लेना है क्रॉस आर, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई क्या हो गया, आर क्यूब हो गया। यानी कि यहां पर अपने को एक मैग्नेटिक फील्ड का एक फार्मूला मिल गया जो कि आ रहा है आपका कुछ इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो ये हो गया एक फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए जो कि वाइट सेवर्ट ने दिया था।
ठीक है। तो इसी को हम लोग वायर्ड सेवर्ट लॉ बोलते हैं। इस लॉ के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड डीएल एलिमेंट की वजह से कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि अगर हमारे पास डीएल एलिमेंट से हमको मैग्नेट्यूड पता है, तो वैल्यू तो यहाँ पर मालूम है कि इतना मैग्नीट्यूड था, और जो वेक्टर के हिसाब से डायरेक्शन सोचे तो क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन सोचेंगे। तो हमेशा याद रखिए आप कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसा है, डीएल क्रॉस आर है। एक्चुअली में बी की डायरेक्शन अपने को पता थी तो उसके हिसाब से हमने क्या लिखा कि आर क्रॉस डीएल लेना है या डीएल क्रॉस आर लेना है। तो हमने डीएल क्रॉस आर लिया क्योंकि अपने को पता था कि डीएल की डायरेक्शन में फिंगर रखकर अगर आर की डायरेक्शन में टर्न करेंगे तो रियल जो एक्सपेरिमेंटली जो डायरेक्शन है, रियल डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में थंब जाएगा। दैट मीन्स डीएल क्रॉस आर होगा, ठीक है। तो ये तो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके बता दिया। अब अपने को ये याद रखना है, मतलब वायर्ड सेवर्ट पर 100% भरोसा रखते हुए अब हम ऐसा याद रख लेंगे कि हाँ भाई ऐसा ही होता है, ठीक। यानी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है, डीवी वेक्टर का वैल्यू होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले की हेल्प से अगर अपने को किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड वगैरह फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो डीएल एक छोटा सा एलिमेंट है। ऐसे अगर छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट लिए और सारी मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर एडिशन किया अगर, यानी वेक्टर रिजल्टेंट ले लिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड उस पर्टिकुलर सेगमेंट की वजह से, वायर सेगमेंट की वजह से आपको मिल जाएगी, ठीक है। ओके, तो एक काम करते हैं, अगर अपना स्ट्रेट वायर है, सीधा वायर, स्ट्रेट वायर है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा एक बार हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। राइट हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर सेगमेंट। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर सेगमेंट, या सिर्फ वायर लिख देते हैं, ठीक है। तो एक कोई वायर है जो कि स्ट्रेट है, मतलब सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट वायर। तो चलो ऐसा सीधा ऐसे ही ले लेते हैं, मान लीजिए ऐसे एक वायर है, ठीक है, ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट वायर। इस वायर में कुछ मान लिया कि आई वैल्यू का करंट फ्लो हो रहा है। तो इस पूरे वायर की वजह से साइंटिस्ट ने, वायर्ड सेवर्ट ने अपने को डीएल छोटे से पार्ट की वजह से बताया है। कोई एक पार्ट ले लीजिए, उसकी वजह से, पूरे वायर की वजह से ओवरऑल क्या आएगा ये अपने को पता करना है, ठीक है। ओके, तो कहां पता करना है, मान लीजिए यहां पर एक कोई पॉइंट है जो कि सपोरेट पी पॉइंट है, और इस पी पॉइंट का ये जो वायर सेगमेंट है, इससे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो अगर निकालते हैं तो मान लिया कि वो डिस्टेंस है बी वैल्यू का। पी पॉइंट का वायर से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो बी है, ठीक है। भाई अपने को जो वायर से अगर पॉइंट की डिस्टेंस है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता ही सकते, अदरवाइज तो हर एक पॉइंट की अलग अलग डिस्टेंस होगी। तो जब भी कभी ऐसा गिवन रहता है कि एक स्ट्रेट लाइन से पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, तो कौन सी बताएंगे हम, शॉर्टेस्ट वाली बताएंगे, ओके, ठीक है। यहां से हमारा नागपुर कितनी डिस्टेंस पर, तो शॉर्टेस्ट बताएंगे, ऐसे थोड़ी बताएंगे कि यहां से पहले हैदराबाद जाओ, फिर दिल्ली जाओ और फिर घूम कर आओ और उतनी डिस्टेंस पर है नागपुर, ऐसे थोड़ी होगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का वायर से जो डिस्टेंस है वो है बी। बी हो गया पॉइंट पी का वायर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसके बाद में अगर इस P पॉइंट को वायर के टॉप मोस्ट पॉइंट से और इस P पॉइंट को वायर के लोअर मोस्ट पॉइंट से दोनों जगह से अगर ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, तो अपने को ये वाले एंगल हम मेजर कर सकते हैं। सपोर्ट ये वाला एंगल, दोनों एंगल आपको गिवन है, एक है θ1 और दूसरा है θ2। तो θ1 और θ2 हमारे दो एंगल हो गए हैं, ठीक है। कहां से एंगल हो गए ये हो गए हमारे ये जो पॉइंट P है, इसको लाइन सेगमेंट के, वायर सेगमेंट के दोनों एंड से ज्वाइन किया तो अपने को
दो एंगल मिल गए, एक मिल गया अपना θ1 और एक और मिल गया θ2। अब देखो, अगर आपको पूरे वायर की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो अपने को लगाना यही पड़ेगा लॉ के हिसाब से। और लॉ किसके लिए? छोटे से एलिमेंट के लिए, डीएल के लिए। तो मान लिया कि मैं डीएल ले रहा हूं, तो डीएल कैसे लेने पड़ेंगे? करंट की डायरेक्शन में। डीएल का डायरेक्शन क्या था? करंट की डायरेक्शन में था, यानी ऐसे 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 आपको डीएल लेने पड़ेंगे। आपको डीएल जो है वो करंट की डायरेक्शन में लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब डीएल एक मान लिया हम लोग यहां लेते हैं, चलो एक डीएल इस जगह पर छोटा सा एक एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग डीएल, ऐसा एक डीएल ले लिया। तो इस डीएल से पॉइंट पी को अगर ज्वाइन कराते हैं तो वो जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? आर होती है। तो ये वाला जो वेक्टर होगा ये आर वेक्टर होगा, और इस साइड को जो वेक्टर होगा वो हो जाएगा हमारा डीएल वेक्टर। तो डीएल क्रॉस अगर आर करना है तो इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। किससे मिलेगा? डीएल क्रॉस आर, ठीक। तो डीएल किसकी डायरेक्शन में रखना है हम लोग? करंट की डायरेक्शन में। और आर जो है वो डीएल से पॉइंट पी का जो ज्वाइनिंग वाला वेक्टर है वो है आर वेक्टर। तो डीएल क्रॉस आर निकालना है, अगर डायरेक्शन अगर निकालना है तो अपने को फिंगर की डायरेक्शन में रखना है, फिंगर रखना है डीएल की डायरेक्शन में और उनको टर्न करना है आर की डायरेक्शन में। यानी फिंगर रखेंगे ऊपर को, टर्न करेंगे इस साइड को, तो ऐसा रखना पड़ेगा फिंगर, और टर्न करेंगे आर की साइड में, तो थंब आ रहा है अंदर की डायरेक्शन में। यानी इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इनवर्ट डायरेक्शन में होगी, अंदर की डायरेक्शन में होगी। इनवर्ट को हम लोग ऐसे क्रॉस करके दिखाते हैं, यानी पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में आ रहा है। किसकी वजह से? इस वाले डीएल की वजह से। अभी काम करते हैं, एक डीएल थोड़ा और कहीं ले लेते हैं, मानी यहां ले लेते हैं डीएल। यहां डीएल लेंगे तो डीएल का डायरेक्शन तो करंट की तरफ ही रखना पड़ेगा, यानी ऊपर को रखना पड़ेगा। तो आर कैसा होगा? आर ऐसा होगा, ज्वाइन कर दीजिए, ये आर होगा, ये आर होगा। तो डीएल क्रॉस आर कैसा आएगा? डीएल क्रॉस आर, अंदर कोई आर, यानी पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर कोई है। किसकी वजह से? इस वाले डीएल की वजह से। चलो एक डीएल यहां लेते हैं, अगर डीएल यहां लेते हैं तो इस वाले डीएल की वजह से, इस वाले डीएल की वजह से अगर हमको इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ऐसे ज्वाइन करेंगे, ये होगा मेरा आर, ये आर हो गया। तो ये अगर आर हो गया ऐसा, तो डीएल क्रॉस आर, डीएल की डायरेक्शन फिंगर, आर की डायरेक्शन में टर्न किया, डीएल की डायरेक्शन फिंगर, आर की डायरेक्शन में टर्न किया, थंब जा रहा अंदर को, यानी पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस डीएल की वजह से भी अंदर की डायरेक्शन में। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वेक्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि अगर एक वेक्टर इधर को, एक वेक्टर इधर को, एक इधर को, तो नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? कंपोनेंट करके रिजल्टेंट लेना पड़ता है। और यहाँ तो इसकी डीएल की वजह से मैंने फिर भी अंदर की वजह से, अंदर की डायरेक्शन, इस वाली डीएल की वजह से भी अंदर की डायरेक्शन, यानी सारे के सारे यहाँ पर वायर में वो जितने भी डीएल लेना है आप ले लीजिए, सभी डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में ही है। ओके, यानी इस पूरे वायर सेगमेंट में जितने भी डीएल एलिमेंट कंसीडर करना है, सभी डीएल एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में है। हर एक एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में है, यानी इनवर्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। तब तो ये अच्छी बात है। अब अपने को क्या करना? डायरेक्शन सोचना ही नहीं, हम बोलेंगे ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की डायरेक्शन में। तो हर एक डीएल का मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालो और सीधे सीधे ऐड कर दो, ठीक है। भाई मान लिया कि एक ही डायरेक्शन में सारी चीजें हैं, एक 5 है, एक 7 है, एक 2 है, एक 8 है, तो नेट क्या होगा? उसी डायरेक्शन में होगा। और कितना होगा? सभी का समेशन होगा, डायरेक्ट समेशन हो जाएगा। डेट मीन्स अब अपने को क्या करना चाहिए? सिर्फ डीवी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करना है और उसको इंटीग्रेट कर देना है सारे डीएल के लिए। अब इसके लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं? ये जो परपेंडिकुलर वाला ये जो पॉइंट है, इधर से मान लिया कि ये जो डीएल है इसको मैं कंसीडर कर रहा हूं कि यहां से ये जो डीएल है सपोर्टेड ये एल डिस्टेंस पर है, एल डिस्टेंस पर एक डीएल एलिमेंट है, यहां से एल डिस्टेंस पर एक छोटा सा डीएल है, ठीक है। ओके, और इस वाली डीएल से पी पॉइंट आर डिस्टेंस पर है, तो ये हो गया आर। तो डीएल और आर इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा होगा? ये वाला एंगल हो जाएगा, मान लीजिए ये हो गया हमारा थीटा। डीएल और आर के बीच का एंगल हो गया थीटा, ओके, ठीक है। तो ये थीटा हो गया, तो ये वाला हो जाएगा आपका 180 दैट इज पाई माइनस थीटा, ये पाई माइनस थीटा हो गया, ओके। बी क्या था? बी था यहां से यहां तक का डिस्टेंस बी था। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं?
कि सबसे पहले तो एक काम करते हैं, डीवी इस छोटे से एलिमेंट डीएल की वजह से इस वाले पॉइंट का डीवी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो वैल्यू तो अपने को पता था, क्या था, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब आर क्यूब लिखेंगे, आर क्यूब किसकी वजह से आया था, यहाँ वेक्टर डालने के लिए हमको एक ऊपर आर डालना पड़ा था तो नीचे आर डाला था, तो आर क्यूब आया था। ठीक है, ओके, नीचे आर क्यूब आया था, आर ऊपर आ गया था। अभी हमने क्या किया, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना जा रहा है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता था आपका, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, अब इस मैग्नीट्यूड में अपने को अगर ये सारे जितने भी डीएल है, यहाँ सारे डीएल हैं, इन सभी की वजह से अगर नेट मैग्नीट्यूड निकालना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम है कि जब यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो जो जो कांस्टेंट है उनको हम बाहर निकालना है। कांस्टेंट क्या है, म्यू नॉट आई 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाए, म्यू नॉट आई 4 पाई इंटीग्रेशन से बाहर आ जाए। इंटीग्रेशन के अंदर डीएल, डीएल के एलिमेंट ही बहुत सारे, ठीक है, तो वो तो बदलेंगे। अब मुझे बताओ ये जो थीटा है क्या ये चेंज होगा या सेम रहेगा। थीटा किसके बीच के एंगल था, थीटा एंगल था डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल। तो वो जो थीटा है अगर डीएल अपनी पोजीशन बदलेगा, यानी एक डीएल मान ली यहाँ है तो थीटा कितना, इतनी वैल्यू का है। डीएल अगर यहाँ पर है तो थीटा ये वाली वैल्यू का है, और डीएल अगर यहाँ पर है तो थीटा ये है। डीएल और आर इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो क्या थीटा कांस्टेंट है या वेरिएबल है, ऑब्वियसली क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, बदल रहा है, यानी इस साइन थीटा को बाहर नहीं निकाल सकते। अच्छा आर बताओ जरा, अलग अलग डीएल एलिमेंट के लिए क्या आर की वैल्यू कांस्टेंट है या चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। देखो यहाँ पर आर इतनी वैल्यू का है, यहाँ पर आर कम हो गया, यहाँ पर फिर से बढ़ गया, बदल रहा है, वेरिएबल है। तो आर भी वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। अब कांस्टेंट नहीं है तो इनको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये हो गया डीएल, यहाँ पर हो गया साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन कब होगा, इंटीग्रेशन तभी होगा जब सभी के सभी एक ही फंक्शन में हो। ठीक है, यानी अगर मतलब सपोज एक्स के टर्म में हो तो लास्ट में डीएक्स होगा और इंटीग्रेट हो जाएगा। या फिर ये डीएल है तो इसको भी डीएल में कन्वर्ट करो, थीटा हटाओ, ये आर को भी हटाओ, तो सारी की सारी चीजें एक ही वेरिएबल के टर्म में कन्वर्ट करनी पड़ती हैं। अब देखो यहाँ पर कोई भी अगर आपका डीएल है, कहीं पर भी डीएल है, ऐसा तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन ही जाएगा जिसमें यहाँ पर 90 डिग्री होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो बी डिस्टेंस है जो कि शॉर्टेज डिस्टेंस है, इसका यूज करके एक ऐसे वाले राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें मैं ये वाला एंगल अगर कंसीडर करूं तो इस एंगल की हेल्प से हम लोग बी और आर में रिलेशन बना सकते हैं और बी और एल में रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, चाहे तो एल और आर में ही बना सकते हैं, लेकिन अपने को क्या करना है, अपने को बी कांस्टेंट है, फिक्स है, तो बी के टर्म में ज्यादा सारी चीजों को कन्वर्ट करना है, यानी बी और आर और बी और एल में रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, तो अब वो रिलेशन में जब भी रिलेशन बनाओगे तो ट्रिग्नोमेट्री के यूज करोगे तो एंगल थीटा आ जाएगा। तो अब अपने को करना क्या है, बेटर ये है कि अगर यहाँ वाला θ1 देके है और यहाँ वाला एंगल θ2 देके है तो हम फार्मूला एंगल के टर्म में निकालना चाह रहे हैं। एक्चुअली फाइनल फार्मूला एंगल के टर्म में होता ही है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि मैं θ1 और θ2 के टर्म में मैं फार्मूला बनाना चाह रहा हूं। और अगर हम θ1 θ2 के टर्म्स में फार्मूला अगर बनाना चाह रहे हैं तब अपने को क्या करना पड़ेगा कि सारी की सारी चीजें, मतलब आर को थीटा के टर्म में लिखना है, डीएल को डी थीटा के टर्म में लिखना है, सब कुछ थीटा के टर्म में लिखना है। तो थीटा के टर्म में करना है अगर तो एक काम करिए, बी ये वाला थीटा और आर रिलेशन, तो ये वाला एंगल, इसके लिए बी हो गया अपोजिट साइड और आर हो गया हाइपोटेन्यूस, तो हम बनाएंगे साइन थीटा का रिलेशन। बताओ क्या लिखेंगे, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, ओके, तो आर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर को इधर ले जाइए
तो R इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन साइन पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा ही आ जाएगा, ये पाई माइनस थीटा होने पर भी साइन थीटा ही आ जाएगा। ओके, तो इस R को लिख सकते हैं हम लोग B इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा को ऊपर कर दिया। ये हो गया हमारा R और B में रिलेशन, यानी R स्क्वायर की वैल्यू वो वाली मैं यहां पर डालूंगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन एक काम करते हैं, DL को इन टर्म्स ऑफ अगर डी थीटा लिखना है तो L और थीटा में रिलेशन चाहिए। तो L B और थीटा में रिलेशन कहीं चाहिए, तो क्या करिए, cos थीटा लगा दीजिए। यानी कि मैं लिख रहा हूं यहां पर cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज L अपॉन R। कॉस से कोई फायदा नहीं, अपने को B और L में रिलेशन चाहिए। तो क्या लगाना चाहिए मुझे लगाना चाहिए टेन थीटा या कॉट थीटा, जो भी लगाना है। तो टेन थीटा लगा दे रहा हूं मैं। टेन थीटा अगर मैं लगाता हूं तो टेन पाई माइनस थीटा इक्वल टू, टेन थीटा क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड दैट इज B अपॉन L। L को उधर ले जाओ, टेन थीटा को अपॉन में लेकर आओ। तो L इक्वल टू हो जाएगा आपका B अपॉन टेन माइनस थीटा, टेन इंटू टेन पाई माइनस थीटा। तो ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकेंड में जा रहा है। सेकेंड में निगेटिव होता है तो निगेटिव आ जाएगा माइनस, और यहां पर हो जाएगा आपको टेन का टेन ही रहेगा, तो टेन थीटा, यानी L इक्वल टू हो गया माइनस B इंटू टेन थीटा। अब एक काम करिए, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि अपने को चाहिए था DL, इसलिए डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं मैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, DL इक्वल टू माइनस B। टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, टेन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो DL आ गया आपका माइनस B सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। एक मिनट, यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरा, B अपॉन टेन थीटा है ना, जब इसको ऊपर लिखेंगे, जैसे यहां पर साइन थीटा को ऊपर लिखा था तो क्या हो गया था, कोसेक थीटा हो गया था। तो टेन थीटा को ऊपर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा कोट थीटा, कोट थीटा हो जाएगा। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो DL माइनस B, कोट थीटा का डेरिवेटिव क्या था, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा भी आएगा, क्योंकि DL बाई डी थीटा होगा ना। तो डी थीटा, इस वाले डी थीटा को इधर लेके आ गया अगर, तो ऐसा होगा। एक काम करिए, माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, यानी B इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। चलिए अब हम सारी वैल्यू डाल देते हैं। सारी अगर वैल्यू डालेंगे तो जो B है, B इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रल, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रल DL इंटू साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो DL का वैल्यू है B कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये हो गया DL का वैल्यू। एक साइन थीटा भी मल्टीप्लाई में, तो इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R की वैल्यू है B कोसेक थीटा, तो होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा B स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओके, तो देखो जरा यहाँ पर ऊपर कोसेक स्क्वायर, नीचे कोसेक स्क्वायर कट जाएगा, और B, एक B कैंसिल हो जाएगा, तो एक B अपॉन में बचेगा, उसको कांस्टेंट है बाहर निकालने। कोई भी एलिमेंट ले लीजिए आप, लेकिन ये B तो कांस्टेंट ही रहेगा भाई। यहां लेंगे एलिमेंट तो R बढ़ेगा और L बढ़ेगा, लेकिन B तो वही रहेगा। तो B कांस्टेंट है, तो B इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, यानी आपको क्या मिलेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई B इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर से कोसेक स्क्वायर कट गया, तो रह गया सिर्फ साइन थीटा, और B तो बाहर आ गया, और इंटू डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन अपने को पता होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो अब यहां पर थीटा की लिमिट बताइए,
तो थीटा की लिमिट अगर अपने को निकालना है तो मान लिया कि मैं इस डीएल को अगर मैं यहां से यहां तक सारे डीएल कंसीडर करूं तो इस वाले पॉइंट पर जो डीएल ऊपर को होगा आर इधर को होगा, तो थीटा कितना है, थीटा 1 है। और इस वाले पॉइंट पर डीएल कहां को होगा, ऊपर को ही होगा, डीएल ऊपर को ही होगा, भले ही अपना वायर यहां तक ही है, लेकिन डीएल कहां को होगा, इस वाले पॉइंट पर डीएल ऊपर को ही होगा। तो डीएल अगर ऊपर को है तो डीएल और ये आर ऐसा होगा, तो इस वाले पॉइंट पर डीएल अगर ऊपर को है और आर ऐसा है तो दोनों के बीच का एंगल ये होगा थीटा। ठीक है, तो इनिशियल वाले पॉइंट पर थीटा की वैल्यू थीटा 1 और इस वाले पॉइंट पर थीटा की वैल्यू है पाई माइनस थीटा 2। तो लिमिट क्या होगा आपका, लिमिट हो जाएगा थीटा 1 टू पाई माइनस थीटा 2। ठीक है, चलो जरा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो b इज इक्वल टू मिलेगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई बी इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस थीटा और लिमिट हो जाएगा हमारा थीटा 1 टू पाई माइनस थीटा 2। ठीक है, इस माइनस को बाहर कर दीजिए तो माइनस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई बी और अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस पाई माइनस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, लिमिट लगा दिया। ठीक है, अब देखो पाई माइनस थीटा 2 किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई बी माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। एक काम करिए, माइनस को बाहर कॉमन कर लीजिए तो ये वाला माइनस भी गायब हो जाएगा, तो मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई बी इंटू कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2। तो ये हो गया अपने मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है उसके लिए एक फार्मूला बन के आ गया। इसको अपने को रट लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, इसलिए मैंने हेडिंग में डलवाया था आपको। हेडिंग क्या डलवाया था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, यानी कोई सीधा करंट कैरिंग वायर है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके का होता है। इसमें बिल्कुल कायदे से रटिए आप, क्या रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो इतना होता है। इसमें थीटा 1 कौन सा एंगल है, थीटा 1 ये वाला एंगल, और थीटा 2 ऊपर वाला नहीं है, कौन सा है, ये अंदर वाला। यानी कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास ऐसा एक वायर है और इस वायर में मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है, तो इस वायर की वजह से यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से वायर के दोनों एंड को ज्वाइन कर देंगे। दोनों इनको ज्वाइन करेंगे तो अंदर साइड से एक एंगल हो गया हमारा थीटा 1 और अंदर ही साइड से एक और एंगल हो गया थीटा 2, क्योंकि ये वाला थीटा 2 अंदर में आ रहा है और ये वाला थीटा 1 भी इसके अंदर में आ रहा है। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट P से अगर दो ऐसे ज्वाइन करेंगे, हम लोग दो लाइन ज्वाइन करेंगे तो ऐसा ट्रायंगल जैसा बनेगा। तो अंदर वाले दोनों एंगल हैं, इस वायर सेगमेंट से इनसाइड डायरेक्शन में जो एंगल है, अंदर के जो दो एंगल हैं वो है थीटा 1 थीटा 2। इसके बाद में फार्मूले में एक टर्म आ रहा है बी, आई तो करंट है, बी आ रहा है। बी क्या है, बी है स्ट्रेट वायर का पी पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर मान लीजिए ऐसा एक वायर सेगमेंट है तो इसकी वजह से इस वाले वायर से पॉइंट पी का अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करना है, ठीक है, तो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है तो अपने क्या करना है, इस वायर का ऐसे आगे बढ़ा देना और डॉटेड डॉटेड करके आगे बढ़ाकर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बी है। ठीक है, तो आपको मेहनत करके मतलब क्वेश्चन में अगर पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है तो बी वगैरह निकालना पड़ेगा, थीटा 1 और थीटा 2 भी निकालना पड़ेगा। इनडायरेक्टली किसी और फॉर्म में आपको गिवन तो रहता है ये डेटा, बट आपको इनको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इस पर बेस्ड एक दो केस कर लेते हैं, जो क्वेश्चन ही कर लेते हैं, जिससे कि ये जो स्ट्रेट वायर का जो फार्मूला अभी हम लोगों ने डेरिवेशन किया है, ठीक है, इसको हम लोग यूज करना सीख जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मान लिया कि अपना जो पहला क्वेश्चन ले रहा हूं कि मान लिया अपना जो वायर है वो कुछ ऐसा वायर है और जो वायर है
उस वायर का जो लेंथ है, ये वाला डिस्टेंस है, यहां से तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है ए यूनिट का, इसमें करंट आई वैल्यू का फ्लो हो रहा है। और अपने को जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो इस वायर के इस वाले एंड से ए डिस्टेंस पर ऊपर एक पॉइंट है, और वो ए डिस्टेंस पर जो पॉइंट है वो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो आपको इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आप एक काम करिए, इसके पहले एक क्वेश्चन लिख दीजिए, राइट डाउन, फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इन फॉलोइंग केसेस। तो पहला केस, ये जो वायर है, इस वायर से पी पॉइंट पर, ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, उस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, चलो जरा, तो इस वाले क्वेश्चन को तो मैं ही सॉल्व कर दे रहा हूं, अभी मैं 2-3 मैं ही करूंगा। तो पहले वाले क्वेश्चन को मैं करके बता रहा हूं, कैसे करेंगे। अरे भाई देखो, पी पॉइंट से वायर से जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है वही तो ए है। ए कैसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी बी की जो वैल्यू है, बी जो फॉर्मूले में आ रहा है वो ए के इक्वल होगा। फिर θ1 θ2 दो एंगल चाहिए होते हैं, उसके लिए क्या करना होता है, इस पी पॉइंट को वायर की जो दोनों एंड है, उन दोनों एंड से पी पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर देंगे। अगर ऐसे ज्वाइन करेंगे तो अंदर साइड से एक एंगल और अंदर साइड से दूसरा एंगल, यही होंगे हमारे θ1 एंड θ2। तो एक तो θ1 जो है वो तो 90 हो गया, और ये वाला कितना होगा, तो देखो जरा, ये ए, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो ये दोनों कितने कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 45 एंड 45। तो ये जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से होगी μ0I/4π इंटू बी। बी की जगह आ जाएगा ये वाला डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस ए, इंटू cos θ1, तो एक एंगल है 90 डिग्री, और प्लस cos θ2, तो दूसरा एंगल है 45 डिग्री, तो cos 45। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपने को मिलेगा μ0I/4πa cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, प्लस cos 45 1/√2। तो ये हो गया हमारा आंसर, कि इतनी वैल्यू का मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम रहेगा। तो अगर आपको इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो कोई भी एक डीएल ले लीजिए, जहां मन है वहां ले लीजिए। चलो मानिए कि यहाँ पे ले लिया मैंने डीएल, ये ले लिया डीएल। डीएल का डायरेक्शन किसकी तरफ होना चाहिए, करंट की तरफ होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। डीएल वेक्टर का डायरेक्शन करंट की तरफ होना चाहिए। फिर आर वेक्टर, तो आर वेक्टर डीएल से पी पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, ये होगा हमारा आर वेक्टर। ओके, तो डीएल क्रॉस आर कैसे निकालेंगे, डीएल की डायरेक्शन में रखेंगे फिंगर, और आर की डायरेक्शन में उन फिंगर को टर्न कर देंगे हमारा बाहर साइड को, यानी ये जो पी पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। आउटवर्ड को ऐसे डॉट करके दिखाते हैं, डॉट मतलब आउटवर्ड हो गया, यानी इतनी वैल्यू का मैग्नेटिक फील्ड होगा और आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन यहां पर, चलो मानिए ऐसा दे दिया आपको, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा बना के दिया गया है, लेकिन वायर सिर्फ यही है, ये वायर है, यहाँ वायर नहीं है, यहाँ वायर नहीं है, और ये जो वायर इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, वायर का लेंथ ए है, और ये वाला लेंथ भी ए है, और ये वाला लेंथ भी ए है, मतलब है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। और पॉइंट दिया गया आपको यहाँ पर, इस पी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो अब फिर से यही फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू μ0I/4π इंटू बी। बी क्या था, पॉइंट P से वायर का शॉर्टेज डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, ये डिस्टेंस पता करना है। इस डिस्टेंस को अगर पता करना है तो इस डिस्टेंस का एज्यूम कर लिए, ये वाला डिस्टेंस है अगर B, ठीक है, तो ये एंगल कितना होता है, ये 60 होता है। ओके, और ये A है, तो एक काम करिए sin 60 लगा दीजिए, sin 60 क्या हो जाएगा, B/A, तो B/A इक्वल टू sin 60 का वैल्यू √3/2, तो B मिल गया अपने को, B का वैल्यू हो गया √3 इंटू A/2, तो ये हो गया आपका √3A/2, ये B का वैल्यू हो गया, इंटू cos θ1 प्लस cos θ2। उसके लिए क्या करेंगे, P पॉइंट को
दो वायर के जो दोनों एंड है उनसे ज्वाइन कर देंगे, यानी ऐसे और ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो वायर के जो एंड है उनसे अंदर अंदर जो एंगल बन रहा होंगे, ये अंदर अंदर साइड में, वही एंगल θ1 θ2 होंगे। तो ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये एंगल कितना होता है 60, और ये भी कितना होता है 60, यानी क्या आएगा आपका cos 60 प्लस cos 60, cos 60 प्लस cos 60, ठीक है। ओके, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 तो हो जाएगा 1, यानी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा μ0I डिवाइडेड बाई 4 पाई √3a, और ऊपर हो गया 2, ये वाला 2 ऊपर आ गया और यहाँ हो गया 1, ये हो गया आंसर, ठीक है। एक और मैं दे रहा हूं, चलो आप ट्राई करके बताओ जरा कितना आता है। चलो एक और मैं क्वेश्चन बना दे रहा हूं। एक काम करते हैं, ऐसा एक वायर है जिसका लेंथ ए, करंट है आई, करंट आई, लेंथ ए, पॉइंट जो है वो यहां कहीं है, पॉइंट पी है, ओके। और इस पॉइंट पी का पहले वाले एंड से और दूसरे वाले एंड से जब ज्वाइन कर रहे हैं तो एक एंगल देके 30 डिग्री, और ये वाला एंगल, ये एंगल देके 60 डिग्री, ठीक है, ओके। अब अपने को निकालना है पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो फार्मूला होता है उसमें क्या चाहिए, शॉर्टेड डिस्टेंस एक बी चाहिए, ये वाला डिस्टेंस बी चाहिए। बी क्या होता है, बी होता है वायर से शॉर्टेड डिस्टेंस, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर वायर तो इतना ही है अपना, इतना ही अगर वायर है तो इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, वायर को ऐसे एक्सटेंड करेंगे, और अगर पी पॉइंट से ऐसा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बी डिस्टेंस। अरे भाई बी डिस्टेंस किस लिए चाहिए था, अपने को बी डिस्टेंस चाहिए था एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए, तो यहाँ पर 90 डिग्री होना चाहिए। अभी यहाँ वायर नहीं है अगर, तो कोई बात नहीं, हमारा जो लिमिट होगा वो कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का लिमिट हो जाएगा। वो जो फार्मूला इंटीग्रेट करके बनाया था तो उसमें बी कहीं भी हो, वायर के ऊपर हो परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर कहीं और पड़ रहा हो, अपने को तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, और उस हिसाब से राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के हिसाब से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो वही जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी हमारी बी, ठीक है, ओके। अब देखो ये आपको एंगल देके 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री देके है, और ये जो दूसरा वाला एंगल है ये देके है आपको 30 डिग्री। एक काम करिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कुछ एज्यूम कर लीजिए सी। तो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में हम tan 60 अप्लाई कर सकते हैं। तो tan ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा आपका, अपोजिट साइड दैट इज b अपॉन सी, ओके। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो b इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग √3 इंटू सी, लिख सकते हैं √3 इंटू सी, हो गया b, ओके। अभी काम करिए फिर से बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, फिर से आप 30 लगाना पड़ेगा। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा आपका, ये हो जाएगा अपोजिट साइड b अपॉन सी प्लस ए, सी प्लस ए पता है, ठीक है, ए पता है। अपने को बेसिकली पता तो करना था b, एक काम करिए c की वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए, c की वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं, और tan √3 होता है हमारा 1/√3 इक्वल टू बी अपॉन सी का वैल्यू है b डिवाइडेड बाई √3 प्लस ए। तो ये √3 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो यहाँ √3 आ जाएगा, तो पूरे में एलसीएम हो जाएगा, फिर ये √3 ऊपर आ जाएगा। तो ये √3 अगर ऊपर आ जाता है तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा √3। अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम अपने को मिलेगा b प्लस ए √3 इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, तो 3b, b को उधर लेकर चले जाइए, तो 2b इक्वल टू a √3, तो b इक्वल टू हो जाएगा a √3/2, b मिल गया, b मिल गया, ओके, ठीक है। अच्छा ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर दोनों एंड से ज्वाइन किया, यहाँ ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने में अंदर से एक एंगल बन रहा है 30, तो अंदर से ये वाला लेना पड़ेगा, अंदर साइड में
ये जो ट्रायंगल बन रहा है ऐसा ट्रायंगल, उसके अंदर अंदर साइड में एंगल होने चाहिए। अगर आपको बाहर साइड वाले एंगल चाहिए, अगर आप बाहर साइड वाले रखना चाह रहे हो, ठीक है, ओके, तो आप बाहर साइड वाले को क्या लिख सकते हो, 180 माइनस अंदर वाला, ऐसे करके बाहर के टर्म में भी हो सकता है। तो अपने को करना है क्या, अगर बाहर का एंगल दिया है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री। डेट मीन्स हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस क्वेश्चन के लिए, ये जो थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन डाल दीजिए। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई, बी का वैल्यू है a√3/2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ 120 प्लस कॉस ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a√3, ये जो 2 है ये ऊपर आ गया, इंटू कॉस 120, तो कॉस 120 को लिख सकते हैं 180 माइनस 60, तो कॉस 180 माइनस 60, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा, और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस कॉस 30 होता है √3/2, तो ये 2 कॉमन करके इस वाले 2 से माइनस कर दीजिए, यानी कि म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई a√3 और ऊपर हो जाएगा हमारा √3 माइनस 1। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, अगर मान लिया कि हमारा जो वायर है वो इनफाइनाइटली लार्ज है, अगर इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, और उसका वायर स्टार्ट यहां से और ऐसा इन्फिनिटी तक गया हुआ है, तो ये वायर ये पूरा इन्फिनिटी तक, और उस वायर में करंट आई फ्लो हो रहा है, और अपने को इस वाले वायर के एक एंड से कुछ डिस्टेंस पर, मान ली a डिस्टेंस पर एक पॉइंट देकर है P, और इस वाले पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस वाले P पॉइंट से एक एंड को ज्वाइन करेंगे और दूसरे वाले एंड को ज्वाइन करेंगे, तो ये एंगल तो 90 हो जाएगा, और जब दूसरा वाला वो कहां ज्वाइन होना, वो इन्फिनिटी पर ज्वाइन होना, इन्फिनिटी पर ज्वाइन, तो जब इन्फिनिटी पर जाके ज्वाइन हो रहे होंगे तो कैसे, ऐसे बिल्कुल 0 एंगल हो जाएगा, यानी इन्फिनिटी पर 0 एंगल हो जाएगा, यानी ये जो ऐसे जब ज्वाइन होगा आगे जाकर तो 0 एंगल पर ज्वाइन हो जाएगा, यानी एक एंगल 90 और दूसरा एंगल कितना 0 हो गया। फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो वो तो a है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई, b की जगह आ जाएगा a इंटू कॉस 90 प्लस कॉस 0, देखो प्लस होता है, याद रखो बीच में प्लस होता है। ओके, तो हमारा आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई a कॉस 90 0 कॉस 0 1, यानी यही आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग सेमी इनफाइनाइट, मतलब एक तरफ से नहीं इनफाइनाइट, इधर नहीं इनफाइनाइट, एक ही साइड इनफाइनाइट है, इसको बोलते हैं हम लोग सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। कि सपोर्टेड माने एक वायर है जो कि इनफाइनाइट है, इधर भी इन्फिनिटी तक है और इधर भी इन्फिनिटी से आया है, इन्फिनिटी से आया और इन्फिनिटी में जा रहा है, ये इन्फिनिटी और यहाँ इन्फिनिटी से आया, इनफाइनाइटली वायर है, इनफाइनाइट लार्ज वायर है, और यहाँ पर एक पॉइंट P है जो कि वायर से a डिस्टेंस पर है, तो जो शॉर्टेड डिस्टेंस है वही B होता है, यानी B का वैल्यू तो a हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, इस वाले एंड को अगर हम लोग वायर के दोनों एंड को P पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, तो इस वाले एंड को अगर ज्वाइन करेंगे, ऐसे ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ इन्फिनिटी में ज्वाइन होगा, तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो ये एंगल कम होता जाता है ना, जितना दूर जाएंगे उतना एंगल कम हो जाएगा, ये एंगल ज्यादा है, ये और कम होगा, ये और कम होगा, ये और कम होगा, और कम और इन्फिनिटी पर 0 हो जाएगा। सिमिलरली इस साइड अगर हम ऐसे इन्फिनिटी पे जाके ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल भी 0 हो जाएगा, यानी हम क्या बोलेंगे कि हमारे θ1 θ2 दोनों 0 0 हो गए। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई, बी की जगह a आ जाएगा इंटू कॉस 0 प्लस कॉस 0, और 0 1 1 2 हो जाएगा ये, यानी कि अपने को मिल जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई a। ठीक है, ये 2 से ये 4 कैंसिल करके मैंने 2 पाई लिख दिया। ठीक है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a, इस तरीके से हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके,
मैग्नेटिक फील्ड का ये अपने को एक फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो कोई भी एक डीएल ले लीजिए यहाँ पर, डीएल और उस डीएल किसे इस पॉइंट को ज्वाइन करिए तो एक हो जाएगा हमारा आर, ये आर हो जाएगा। तो डीएल क्रॉस आर, डीएल की डायरेक्शन फिंगर, आर की डायरेक्शन टर्न करेंगे, डीएल क्रॉस आर आउटवर्ड में, यानी इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड में होगी, यानी इतनी वैल्यू की होगी और वो उसका जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा। ओके, इस वाले केस में भी आउटवर्ड ही आएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग सेमी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ऐसे बहुत सारे जो वायर्स हैं उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं। चलो तो फिर ये फार्मूला अच्छे से रट लेना, इनफाइनाइट वायर वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन बहुत आसान वाला जो क्वेश्चन बनता है इस पर बनता है। ये चैप्टर बहुत आसान है, ये वाला चैप्टर बहुत आसान है। अगर सारे फार्मूले आपने याद कर लिए तो इस चैप्टर का क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होता है, गारंटेड सॉल्व होता है। फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, नीट वाले स्टूडेंट, ठीक है, जिनको समझ में नहीं आता, जिनको मैथमेटिक्स बहुत गड़बड़ है, इंटीग्रेशन समझ में नहीं आता, तो इसका डेरिवेशन भूल जाइए आप। अभी जो डेरिवेशन किया था ना, इसमें इंटीग्रेट किया था हम लोगों ने, मतलब डीएल लिया था और फिर उसको थीटा के डी थीटा के टर्म में कन्वर्ट किया था, आर को भी थीटा के टर्म में कन्वर्ट किया था, एक जो डेरिवेशन किया था इस वाले फार्मूले का, तो वो जो डेरिवेशन उसको अगर छोड़ दें और लास्ट का फार्मूला याद रख लें, क्या था फार्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई बी इंटू कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2। यहाँ पर थीटा 1 थीटा 2 अंदर वाले एंगल हैं। ओके, तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगर आ रहा होगा तो इस तरीके से सीधा सीधा फार्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो फार्मूले याद कर लेना, नेक्स्ट क्लास में इन फार्मूले का भी यूज होगा और एक दो नए फार्मूले भी आएंगे। हाँ, इस चैप्टर में फार्मूले थोड़े याद करने पड़ेंगे। ठीक है, बेसिकली फिजिक्स में याद करने की चीजें कम होती हैं एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री, इवन मैथमेटिक्स में भी आपको कई चीजें याद ही रखनी पड़ती हैं, अदरवाइज एग्जाम में नहीं कर पाते। फिजिक्स में एक अच्छा ही है कि याद बहुत कम रखना पड़ता है, लेकिन नुकसान ये है कि हर क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ता है। अभी फार्मूले तो जरा से हैं, लेकिन यूज कैसे करें उनका वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, चलो तो फिर बाकी का नेक्स्ट